हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में अड्डा कामयाबी का। तो कैसे हैं सभी लोग। जल्दी से आ जाइए, सब लोग मिलके अपना सेशन स्टार्ट कर, है ना। और जो जो सेशन में आता जाए प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अटेंडेंस कैसे लगाना है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मैसेज कर देना है कि मैम आई एम प्रेजेंट, ठीक है ना। ताकि मैम को पता चल जाए कि कितने बच्चे सेशन देखने आ चुके हैं। और दूसरा काम क्या करना है, आपको इस सेशन को सबके साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो लोग भी अच्छे से हम लोग के साथ मिलकर पढ़ सके, ठीक है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा, वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे जा रहा है सबका दिन, कैसा लग रहा है। हम्म। बहुत सारे बच्चों के तो स्कूल्स खुल गए हैं ना। कौन कौन स्कूल जाता है, कौन कौन घर से पढ़ रहा है, कौन कौन ऑनलाइन पढ़ रहा है, प्लीज जल्दी से बताइए। देखिए, जब तक मैं आपके बारे में नहीं जानूंगी, आप मेरे बारे में नहीं जानोगे, हम लोगों का बॉन्ड कैसे बनेगा और हम लोग कैसे इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे से पढ़ पाएंगे। यस, एक बार और स्वागत करती हूँ आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आरंभ बैच क्लास 10th के लिए चल रहा है और आगाज बैच क्लास 9th के लिए चल रहा है। तो आपका कोई भी फ्रेंड 10th में हो, है ना, या कोई भी फ्रेंड 9th में हो, उसके साथ ये जरूर शेयर करना है ना। अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th के सारे बैच बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सब में सिलेबस स्टार्टिंग से कराया जा रहा है, ताकि आपका कुछ भी छूटने ना पाए और आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम आ रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पर सब टीचर्स के टाइमिंग दिए हुए हैं। मैं विशाखा आपको मिलती हूँ 12 बजे। हम मिलकर पढ़ते हैं क्लास 9th की हिंदी, ठीक है। और बेटा, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो हिंदी का, और आपके स्कूल में या आपके एग्जाम में आ रहा हो, तो प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बताइए। मैं आने वाले एक आध दिन में ही उसकी वीडियोस आपको ले आया करूंगी। यानी कुछ भी ऐसा ना हो ना कि बस मैम एक वे में पढ़ाए जा रही हैं, आप वो पढ़े जा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी चॉइस मेरे सामने रख सकते हैं, आप अपनी डिमांड मेरे सामने रख सकते हैं कि मैम हमको पहले ये चैप्टर पढ़ना है ना। तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि जो भी टॉपिक आप देंगे, मतलब लेकिन एक दिन का टाइम देना पड़ेगा ना आपका मैसेज रीड करने के बाद, कि मैं उस पर सेशन ला पाऊंगी। तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर आगे जाके वही चैप्टर और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अब आज तो भाई बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ना। कितने बजे? 3 बजे। आज क्या है, 7 अक्टूबर है। आज 3 बजे आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो प्लीज कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का, यानी सिर्फ अड्डा स्कूल से जुड़े रहना है। बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। अब वो सरप्राइज क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी से मैसेज करो कि क्या ऐसा सरप्राइज है जो अड्डा स्कूल वाले आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, है ना। कुछ बच्चों ने तो अब तक मैसेज करना स्टार्ट कर दिया होगा, मैम ऐसा होगा, मैम ऐसा होगा, मैम ये होगा, मैम वो होगा। कोई बात नहीं, आप लोग अंदाजा लगाते रहो और हमको बताते रहो। और बाकी जो सरप्राइज है, अब वो तो है ही सरप्राइज ना, तो उसको तो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। लेकिन 3 बजे हम लोगों से जुड़िएगा और अपना सरप्राइज अपनी आंखों से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पर बात करते हैं। तो आज हम आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लहासा की ओर, है ना, का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? यह हिंदी साहित्य के यात्रा वृतांत से लिया गया है। सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगी कि यात्रा वृतांत क्या होता है। यात्रा वृतांत होता है बेटा कि जब कोई इंसान यात्रा करने जाता है और यात्रा के दौरान वो जिस जिस चीजों को देखता है, सुनता है, करता है,
महसूस करता है, खाता है, पीता है, मतलब यात्रा के दौरान उसने जो जो चीजें की होती हैं उसको आकर एक जगह लिख देना, है ना। यानी अपनी जर्नी को पूरा अपने लेखनी द्वारा एक कागज पर उतार देना ही यात्रा वृत्तांत है। और ये किसने लिखा है? यह राहुल साकृत्यानंद जी ने लिखा है, जो कि बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं। ठीक है, उन्हें घूमना बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे, बहुत सारे, बहुत सारी वो जगह घूमने गए हैं। उन्होंने जो अपनी जीवनी भी लिखी है ना बेटा, उसका नाम भी क्या है? उसका नाम है मेरी आत्मकथा और मेरी जीवन यात्रा, है ना। ऐसे ऐसे टाइटल वो अपने लेखनी को देते हैं, और क्योंकि मतलब उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्हें सारा का सारी दुनिया घूम, है ना। और वे दुनिया घूमते गए और जो देखते गए अपने अपने खुद के अनुभव ही कागज पर उतारते गए। यस, तो नो योर एडुकेटर, अगर अभी तक आप मुझे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है, मैंने बीएड किया है, बीएड किया है। मैं पिछले 3 वर्षों से आप सभी को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी पढ़ाई है, मेंटोर किया है, टीचर। यस, तो लेट्स पुट अवर थिंकिंग कैप्स ऑन, यानी दिमाग की बत्ती खोलने का टाइम आ गया है। जब तक दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी, दिमाग का ढक्कन नहीं खुलेगा, तो जो भी टीचर पढ़ाने वाली है ना वो उसमें नहीं जाने वाला है ना। तो जल्दी से जिसकी दिमाग की बत्ती खुल गई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके जरूर बताना है। यस, चलते हैं लहासा की ओर, पाठ का सार जान। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, यानी राहुल साकृत्यानंद जी ने प्रथम यात्रा की थी, उससे यह अंश लिया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, और 1929 और 1930 में जो है नेपाल के रास्ते होते हुए वे तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी उस समय जो भारतीय थे वे तिब्बत यात्रा के लिए नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें ये यात्रा एक भीख मंगे के छंदवेश में की। अब क्योंकि भारतीय को ये इजाजत नहीं थी कि वे तिब्बत जाकर ये यात्रा करें, तो उन्होंने क्या किया? एक भीख मंगे का वेश बनाया, यानी भिखारी बनकर छदम वेश, छदम मतलब नकली वेश बनाकर वह गए। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है, और जो तिब्बत की राजधानी है लहासा, उसकी तरफ वह आगे बढ़े तो वहां पर जो लहासा की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं बहुत ही दुर्गम है, यानी बहुत मुश्किल से उस पर जाया जाता है। बहुत पहाड़ियां हैं, खाई का डर है, गिरने का डर है, डाकू मिलते हैं। तो ये सब जो उन्होंने रास्ते में जो तकलीफ की उसका वर्णन किया है, उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है, और उन्होंने तकलीफों का वर्णन भी बहुत अधिक रोचक शैली में किया है। जो इसको पढ़ता है उसका मन करता है कि मैं जल्दी से पूरा पाठ पढ़ लूं। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, और इससे हमें यह पता चलता है कि 1929 और 1930 में कैसा तिब्बत हुआ करता था। यात्रा वृत्तांत और जो कि राहुल साकृत्यानंद जी द्वारा लिखा गया है, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1893 में हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। यह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, यानी यात्रा साहित्य को लिखना, यात्रा साहित्य को मतलब सबके समक्ष लाना, ये राहुल साकृत्यानंद जी ने ही कहा था, इसलिए इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। देखिए, जो किसी चीज की रचना करता है उसे ही उसकी उपाधि दी जाती है, ये भी इसीलिए पितामह कहा गया। राहुल साकृत्यानंद जी ने महापंडित की उपाधि दी गई। अब इन्हें महापंडित की भी उपाधि दी गई। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। ये हमेशा क्या करते थे? इनके द्वारा लिखा हुआ एक स्लोगन, सैर कर दुनिया की खातिर जिंदगी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की खातिर
जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी अगर रही भी तो नौजवानी। यानी इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि जब तक जिंदगी है सिर्फ घूमते जाओ। ऐसा मत सोचो कि हम अपनी जिम्मेवारियां खत्म करके घूमेंगे, नहीं। जब हम जिम्मेवारियां खत्म कर लेंगे तो फिर हमें वो नौजवानी नहीं रहेगी, हमें वो जोश नहीं रहेगा, हमारे हाथ पैर इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो जितना घूम सकते हो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, घूमो अच्छे से। ये हमेशा ही कहते थे। और मतलब ये हमेशा ये कहते थे कि घूमने के लिए आपको ये वेट नहीं करना है कि भैया जब हम फ्री हो जाएंगे या अभी हमारे पास जिम्मेवारियां हैं तो हम घूम नहीं सकते। नहीं, मतलब हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है, हमें विश्व दर्शन करना चाहिए। अब अब जो हमारे देश के ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने भी कहा है कि विश्व दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जिस विश्व में हम आए हैं उसको जानना, है ना, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप लोग भी कभी ना कहीं घूमने जाते ही। वो तो चलो अभी सबका रुका हुआ है 2 साल से, कोरोना भयंकर हो गया है, लेकिन फिर भी चलता ही रहता होगा ना। कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, जल्दी से बताइए। ने कहाँ गए हैं, कैसा लगा है, घूमने से क्या क्या सीखा है, ये भी बता। चलते हैं। राहुल साकृत्यानंद जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पदहा, जिला आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था, यानी उनके पिताजी का गांव कनैला था, लेकिन उनका जन्म ननिहाल में हुआ था, आजमगढ़ में। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी यह बौद्ध धर्म के फॉलोअर हो गए थे। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यानन हो गया, और जैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म लिया तभी से उनको लोग राहुल साकृत्यानन नाम से जानने लगे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रष्ट, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक भाषाओं के जानकार थे। ये इन्हें सारी भाषाएं आती थी और इन्हें इसलिए महापंडित भी कहा जाता था। राहुल साकृत्यानन के उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध, इनकी अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। यानी क्योंकि ये इतनी सारी भाषाएं जानते थे तो उन भाषाओं में लिखे हुए लेखों का इन्होंने हिंदी में भी अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा कि इन्होंने 6 भाग लिखे, यानी इन्होंने अपनी आत्मकथा को भी क्या नाम दिया, मेरी जीवन यात्रा, यानी उसको भी एक पूरी यात्रा बना दिया। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, कुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये सब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। और इस सब में इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र के अलावा इस सब पे भी इन्होंने पुस्तकें लिखी, जो कि कम से कम 150 पुस्तक हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यानी लुप्त प्राय सामग्री, यानी जो चीज उस समय ये ऐसा लगता था अभी गुम सी हो गई है, उसको भी उजागर कर उसको भी लोगों के समक्ष लाए। यात्रा वृत्तांत लिखने में राहुल जी का स्थान अनंतम है ना, मतलब उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्हें घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया, है ना। यानी उनका कहना था कि हम अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जो हमारी मंजिल है वो हमारा उद्देश्य नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमारा उद्देश्य है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, मंजिल पर पहुंच के शायद इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रास्तों में जो हम चीजें देखते हैं, जो हम सीखते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब हम कहीं भी जाते हैं, है ना, मनोरंजन तो होता है, वहाँ की संस्कृति देखते हैं, वहाँ की चीजें देखते हैं, वहाँ का खान पान देखते हैं। यानी घूमने से सिर्फ घूमने में मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हम बहुत सारी चीजें वहाँ की सीखते भी हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मतलब बाकी सब बताने के अलावा वहां के लोग कैसा जीवन जीते हैं इसके बारे में भी बताया है। अब लहासा कहाँ है,
तिब्बत की राजधानी। ये अपना भारत है ना, ये नेपाल है, तो नेपाल के रास्ते जाया जाता है तिब्बत। जब यहाँ जाया जाता है तो बेटा यहाँ तिब्बत है और यहीं पर लहासा है, देखो इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाया हुआ, ठीक है। तो अगर भारत से कोई जा रहा है तो वो नेपाल के रास्ते जाता है। तो राहुल सक्रात्यानंद जी भी भीख मंगे का वेश बनाकर नेपाल के रास्ते से कहाँ पहुंचे थे, लहासा पहुंचे थे। पाठ की शुरुआत करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते से वह गए थे वही मुख्य रास्ता था नेपाल से तिब्बत जाने का। फरीकलिलपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी अब एक नया रास्ता बन गया है फरीकलिलपोड़, तब पहले वह रास्ता नहीं था। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती। तो जिस रास्ते से राहुल जी गए थे उसी रास्ते से सारी चीजें जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। अब सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, भी सैनिक रास्ता भी था, यानी वहां पर बहुत सारे सेना भी तैनात रहती थी। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, यानी फौज का वहां पर पूर्ण रूप से देखरेख, मतलब फौज की निगरानी वहां रहती थी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, है ना। अब किले बने हुए थे बहुत बड़े बड़े, जो जैसे किले होते हैं महल टाइप के, वो बने हुए थे, जिसमें जो है पहले चीनी पलटन, चीनी सैनिक रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, वो किले बहुत ज्यादा खंडर हो गए हैं, अब जैसे वो गिर भी चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं, और उसी में क्या हुआ है, जो किले टूटे वूटे पड़े हैं वहीं पर कुछ आबादी, किसानों की आबादी आकर वहां पर रहने लगी है। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, परित्यक्त यानी जिसको त्याग दिया गया हो, अब वह प्रयोग में नहीं लाया जाता हो, एक चीनी किला था, यानी चीन के लोगों का किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब वहां पर लोग जो है ऐसी चाय वाय के स्टॉल दुकानें लगाने लगे, तो वहां पर वह चाय पीने के लिए ठहरे थे। वह इस यात्रा पर अकेले नहीं गए थे, अपने एक दोस्त के साथ गए थे, जिसको कि वह सुमति। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, यानी यात्रियों के लिए बहुत अधिक तकलीफें हैं। जब यात्रा इंसान करता है तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और कुछ आराम भी वहां है ना। अगर बच्चों कोई भी शब्द का अर्थ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करना है, और समझ में आया या नहीं आया ये भी। जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, है ना। बहुत अच्छी बातें भी है वहाँ, कोई जाति पाति की कोई बात नहीं होती है, भाई कौन सी जाति के हो, ऊंची जाति है नीची जाति, ये सब वहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। कोई छुआछूत का कोई मतलब नहीं है, और ना औरतें पर्दा करती है ना, ना ही औरतें मतलब पर्दा प्रथा भी वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये सब तिब्बत की अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, यानी वैसे सबको आने देते हैं, जो ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा गरीब किस्म के भीख मंगे हैं उनको इसलिए घर में नहीं आने देते कि कहीं वो सामान चोरी ना कर लें, बाकी और किसी से उनको कोई डर नहीं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, घर के भीतर हम जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आपको कोई भी नहीं जानता हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अब वहां एक नई बात है क्या, कि सब लोग अपने चाय का सामान साथ लेकर चलते हैं, है ना, और ऐसा नहीं कि कहीं खरीद के चाय पियेंगे, जो भी घर पड़ा वहां गए, वहां जाके कहा कि मेरी चाय बना दो, है ना, तो वो लोग बना देते हैं। तो अपने पास से चाय उन्हें दे दें, इसके लिए वह आपके लिए उसको पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। अब वहाँ की स्पेशल चाय है, तिब्बत की जो चाय होती है बेटा, वहाँ पर मक्खन नमक है ना डाल के चाय बनती है। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना देती है, एक बर्तन होता है उसमें कूट के वह चाय को बना देती है ना। और दूध के रंग की चाय बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जो कि खोटी कहा जाता है, टोटीदार बर्तन जैसे कि केटल होती है, ऐसे बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यानी कि जो ड्राइंग रूम है वो अगर किचन से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय मत कर ला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें ही कहो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका मक्खन नहीं डालेंगे तो आप उनकी किचन तक जा सकते हैं और खुद वहां पर चाय बना के अपने लिए ला सकते हैं।
चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो तिब्बत की जो चाय होती है वह अलग होती है, उसको पहले खूब कूटा जाता है, मथा जाता है ताकि चाय का रंग आ जाए, उसके बाद उसमें नमक और सोडा डाला जाए। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसी चाय पी है? अगर पी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉल्स हैं, है ना? हम मॉल्स में जाते हैं, सब जगह अलग-अलग तरीके की चाय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसी कोई चाय पी है। अगर आपने पी है तो प्लीज़ बताना, और कौन-कौन सी चाय पी है वो भी ज़रूर। पर एक तख्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो वो चीनी किलों में ही वो लोग रहा करते थे, है ना, जो किसानों की फैमिली थी। और जब हम वहां से निकले तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मांगने जैसे एक तरीके से टैक्स मांगने, है ना, राह पर चल रहे हैं तो टैक्स मांगने आए। हमने वह उसे वह दोनों चिट्टे दे दी, है ना। एक चिट मिली थी कागज का टुकड़ा, वो उसको दे दिया टैक्स के रूप में। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। तो थोंडला का जो आखिरी गांव था वहां पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमिति के जाने पहचाने आदमी थे, सुमिति जो कि उनके साथ आए हैं यात्रा पे। अब जो सुमिति थे उनको पहले से ही तिब्बत के बहुत सारे लोग जानते थे, और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती, है ना। और मतलब क्योंकि वह भीख मंगे थे तो भीख मंगों से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करता है, और उन्हें बहुत अच्छी जगह ठहरने के लिए भी मिल गई। ठीक है, क्योंकि वो इस बार सुमिति के साथ आए थे इसलिए। 5 साल बाद जब हम इस रास्ते पर लौटते थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के रूप में सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी थी। अब क्या हुआ था, जब वो 5 साल बाद उसी जगह में दोबारा आए थे, लेकिन भीख मंगे बन के नहीं आए थे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति के वेश में आए थे। ठीक है ना, एक भद्र यात्री यानी कि एक आप कह सकते हैं कि जेंटलमैन बनकर आए थे। तब उन्हें किसी ने भी जगह नहीं दी थी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। वो कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां भीख मंगों को घर मिले, हमें नहीं मिलता, हम अच्छे बन के आए थे तो। लेकिन उस समय की मनोवृत्ति पर, यानी उस मनोवृत्ति यानी इंसान की मानसिक स्थिति, ठीक है, मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। क्यों था? क्योंकि वे शाम को पहुंचे थे, खासकर शाम के वक्त छद पीकर यानी शराब मंदिरा पीकर। बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, है ना। उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि शाम को क्या होता है कि लोग वहां की शराब पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा उन्हें अपना होश हवास रहता नहीं है, तो वो कैसे भी किसी को ट्रीट करते, तो शायद इसीलिए हमें रहने की अच्छी जगह नहीं दी थी। अब हम विकट टांडा ठोंडला पार करने वाले थे। यह एक जगह है टांडा ठोंडला, जो कि विकट है, बहुत ज्यादा कठिन रास्ता है, ठीक है, पार करना था। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो यानी सबसे खतरे की जगह कौन है? टांडा ठोंडला तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी उनकी यात्रा के दौरान। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। दोनों तरफ कुछ नहीं, 16-17 मील बस चलते जाना था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था, यानी कि वो रास्ता सीधा नहीं था, ऐसे घुमावदार था। तो घुमावदार रास्ते में तो बहुत दूर तक कोई भी नहीं दिखता है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अब एक नई बात भी यहाँ आई कि रास्ते में डाकू भी आ जाते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, और वो कहते थे कि मतलब वहीं डाकू मार देते थे। अगर तिब्बत में आए डाकू मारे तो वहां तो खूनी को सजा भी मिले। लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकिन निर्जन, जहां कोई जना ही नहीं दिख रहा है, जहां कोई लोग ही नहीं दिख रहा है, वहां कोई मरे कटे कुछ भी हो तो कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, सब सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे रहते थे। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। डकैत पहले आदमी को मार देते, बाद में देखते कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। यानी वहां क्या था, उस रास्ते में लोग अगर मिलते थे तो डाकू आके पहले उन्हें मार देते थे, फिर उन्हें देखते थे कि पैसे हैं या नहीं है। तो यह वहां की बहुत खतरनाक चीज। हथियार का कानून ना रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। तिब्बत में कोई कानून नहीं था कि भाई हथियार है तो उसको लाइसेंस की जरूरत है, कुछ है तो लोग वहां पर ऐसे बंदूक पिस्तौल लेकर घूमते थे जैसे कि डंडे। डाकू यदि जान से
ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, और अगर डाकू ना मारे लोगों को तो प्राण का खतरा है कि भाई जाकर वो तो बता देंगे पुलिस को या खुफिया विभाग को, है ना, कि ऐसे ऐसे ये है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही ठोंडला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, है ना। अब वो इसलिए भी भीख मंगे के वेश में गए थे कि भाई ये डाकू भीख मंगे से क्या मांगेंगे, वह तो खुद ही समझेंगे कि भाई इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं। जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कह के भीख मांगने लगते। यानी कि जब वो देखते कि हो सकता है ये डाकू हो तो तुरंत अपनी टोपी निकाल के दया दया दे 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 दया दया कुची कुची अपनी मतलब वहां की भाषा में कि भीख दे दे, हम भीख मंगे हैं, पैसे मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान नाटकर कैसे चलते, अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहां से लनखोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी अब तक का रास्ता करने के बाद अब वह सुमिति से कह रहे हैं आगे जाने के लिए हम हमारे लिए घोड़ों का इंतजाम करो। तो कैसा लगा यहाँ तक का चैप्टर, समझ आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। तो हमने तिब्बत के बारे में आज यहाँ पर पढ़ा है। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तिब्बत की जो है नेपाल के रास्ते गए थे, तिब्बत की राजधानी लहासा है, वहां उन्होंने बहुत कुछ जाना। वहां की चाय में क्या डलता है, सोडा प्लस नमक डलता है ना, सोडा नमक और मक्खन, है ना। क्या आपने कभी ऐसी चाय पी है, जरूर बताना। और अगर कहीं भी कोई डाकू दिखता है तो वे अपनी टोपी उतार के क्या कहते हैं, कुची कुची दया दया एक पैसा, है ना, कि यानी हमें हमारे पास देने को तुम्हें कुछ नहीं है भैया, हम तो भीख मंगे हैं, तुम ही हमें दे दो, है ना, ताकि जान तो बच पाए। अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए प्लीज प्लीज प्लीज, और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बेटा 3 बजे जरूर मिलते हैं एक बड़े सरप्राइज के साथ। तो सभी लोग 3 बजे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अड्डा स्कूल के लिए आना है और हम लोगों के साथ मिलकर जो है क्या देखना है, सरप्राइज देखना है। और बच्चों जितने आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन है, सबको लेकर आओ, चाहे वो कोई से भी क्लास के हों, सबके लिए सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो प्लीज 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 मिलते हैं 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।